नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी कंप्यूटर क्लासेस की। उसका पहला टॉपिक है आपका हार्डवेयर। देखो मैंने बार बार आपसे कहा है, जब भी आप परीक्षा की तैयारी करने बैठो अपने सिलेबस को जरूर सामने रखो। उसमें अगर आपने देखा होगा तो आपको टॉपिक दिखेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक और खास बात इस क्लास की वो ये है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो वहां पे आप देखोगे तो हमेशा आपको पता चलेगा कि हर परीक्षा में इस समय 15 नंबर का क्या आ रहा है दोस्तों, 15 नंबर का कंप्यूटर हमेशा आ रहा है। हालांकि मैं आपको बार बार एक चीज बोलती हूँ कि 15 के 15 नंबर के लिए तो आप बिल्कुल ही परेशान मत होना। कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा ऐसे आएंगे जो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन बाकी बेसिक जानकारी आपकी इतनी अच्छी रहनी चाहिए कि बाकी आप नंबर वहां से स्कोर कर सको। ठीक है, तो हम लोग पहला टॉपिक आज जो इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा हार्डवेयर है। अगर आप देखोगे तो टॉपिक लिखा हुआ है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या चीजें हैं, वो सब बात करेंगे। हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर का बेसिक कंपोजिशन जो है वो मैं आपको बताऊंगी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताऊंगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बताऊंगी आपको, और आपको ये भी बताऊंगी कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं। कई बार अगर देखोगे तो क्वेश्चन आता है प्रिंटर का, कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम लोग यहाँ पर क्लासेस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो हर एग्जाम में आता है, तो अगर वहां पे आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपसे हार्डवेयर के पूछे जाते थे। जैसा कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, सीपीयू कंटेन्स मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस, उन्हें क्या कहते हैं? जो इतने ढेर सारे मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस सीपीयू में हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों होता है ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं? ढेर सारे टाइनी स्विचेस हमारे सीपीयू में कंटेन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। एक ये क्वेश्चन आया था। एक ऐसे ही हार्डवेयर का क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर वहां पे एक ऑप्शन था आपका पैस्कलिन। अभी मैं आपको बताऊंगी सारे आपके नेपियर बोन्स आपको बताऊंगी एनालिटिकल इंजन, आपको बताऊंगी डिफरेंस इंजन। ठीक है, एबिकस, पैस्कलिन कैलकुलेटर। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका पैस्कलिन। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं इस क्लासेस को कि जैसे कि हम ये क्वेश्चन जो आए वो हम सॉल्व कर सकें। आपको बार बार मैं बोल रही हूँ कि लगातार मेरे साथ रेगुलर रहो। क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, वहां पर क्लासेस आपकी पड़ी हुई हैं, जाकर उनको देखो। लास्ट टाइम का वेट मत करो, वरना क्या होता है जब लास्ट टाइम में बैठ के देखते हो, पेपर का टाइम आ गया, फिर मैसेज करते हो कि मैडम क्या इतना कंटेंट सफिशिएंट है? ये है, अभी मैं जितना बताती जाऊं उनको पढ़ते जाओ, मैं आगे पढ़ाती चलूंगी, लेकिन आप पीछे वाली चीजों को रिवाइज करते चलोगे। बिना डिले किए हुए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले चीज समझते हैं हार्डवेयर क्या होता है। देखो हार्डवेयर जो होता है, कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, एक आपका हार्डवेयर होता है, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर यानी कि आपका प्रोग्राम वगैरह, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो आप इंस्टॉल कराते हो वो सब क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर ना पड़े अपने आपके हार्डवेयर में, कंप्यूटर के हार्डवेयर में अगर सॉफ्टवेयर ही ना डाला जाए तो क्या है? वो सारे डिवाइसेस आपकी बेकार हैं, डब्बा हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन तभी काम करेगी, तभी आपकी चलेगी जब यहाँ पर क्या होगा? इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर होगा। तो बेसिक अगर एक साधारण सी भाषा में पूछा जाए कि क्या होता है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वो सारे डिवाइसेस जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, इन सबको आप क्या, इन सबको आप टच कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है? ये सारे आपके क्या है? हार्डवेयर हैं। देख लो जितने भी यहाँ डायग्राम बने हैं, एसएमपीएस आपका है, आपका रैम है, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ऑप्टिकल डिवाइस, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है आपके? ये सब आप टच कर सकते हो, ये सब आपके हार्डवेयर है। क्लियर? आगे देख लेते हैं हम लोग अब हार्डवेयर। देखो यहाँ डेफिनेशन मैंने लिख दी है, हार्डवेयर क्या होता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से जरूर जुड़ जाना। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वे सभी भौतिक उपकरण हैं जो हमारे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाते हैं और उन्हें काम करने में मदद करते हैं, है ना? जो सारे उपकरण आप टच कर सकते हो बेसिकली वही आपके हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या लिखा है, इसमें आपका सर्किट बोर्ड है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, स्टोरेज है, ये सब क्या है? सभी डिवाइस जो होती हैं आपकी वो हार्डवेयर है। क्लियर है? लेते हैं। आज जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, और अगर क्लास अच्छी भी लगती है तो प्लीज़ थोड़ा सा, बस एक ही काम मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, फ्री आपके लिए देखो कुछ क्लासेस ला रही हूँ, कंटेंट दे रही हूँ, आपसे एक चीज़ उम्मीद करती हूँ वो है आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा लोग व्यूज़ आते हैं ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन और मिलता है। क्योंकि आपको ही पता है कि मैं खुद लेखपाल में हूँ, जॉब करती हूँ, उसके साथ अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो बहुत एक्स्ट्रा मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है। तो बस आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए, जो आप अगर देते रहोगे तो मैं यहाँ पे क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती ही रहेंगी।
तो हम देख लेते हैं क्या है हमारा मदरबोर्ड। नाम से ही दिख रहा है मदरबोर्ड, मदर यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट काम करती होगी। घर में भी क्या होता है, मम्मी के बिना कोई चीज नहीं मिलती, मम्मी को ना बुलाओ तब तक कोई सामान नहीं मिलता है। तो वही हाल यहाँ भी है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड अगर खराब हो जाएगा तो कुछ भी आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। मदरबोर्ड का बेसिकली काम क्या होता है, बाकी चीजें आप यहाँ लिखी है देख सकते हो। मदरबोर्ड का बेसिकली काम दोस्तों ये होता है कि इसी से आपकी सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है, ठीक है। इसी के अंदर जो आपको स्विचेस वगैरह सब दिख रहे हैं, यही आपका काम कर रहा होता, तो आपका माउस काम करता है, तो आपकी हर चीज काम करती है। सारी कनेक्टिविटी जो होती है वो मदरबोर्ड से ही प्रोवाइड की जाती है। देखते होगे आपके जो मदरबोर्ड माउस का स्विच है, आपकी कोई और डिवाइस है, सबका स्विच क्या होता है, सीपीयू से आप कनेक्ट करते हो, देखते हो ना, उसका वायर जाता है, कनेक्ट होता है। तो वो सब क्यों, क्योंकि आपका मदरबोर्ड ही सब कुछ कंट्रोल करता है। यहां देख लो, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, मदरबोर्ड है। एक बोर्ड के समान होता है जिसमें कई छोटे छोटे डिवाइसों को एक सेट में लगाया जाता है, जिसमें बहुत कनेक्टर और सॉकेट लगे होते हैं, जिससे हम कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले सभी हार्डवेयर को क्या करते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क, रैम और कूलिंग फैन, ये सारे जो डिवाइसेस इनको क्या करते हैं, कनेक्ट किया जाता है। यानी आपको एक बात मोटे तौर पे समझ में आ गई होगी कि जो मदरबोर्ड है ये क्या करती है, सारे जो भी आपके हार्डवेयर वाले डिवाइस है उनको क्या करती है, कनेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलो आगे देख लो, हार्डवेयर में क्या होते हैं, वो सभी पार्ट होते हैं शामिल जो आपको दिखाई देते हैं, जिनको आप स्पर्श कर सकते हो यानी कि टच कर सकते हो। मैंने एग्जांपल दिखाया है, जैसे माउस, कीबोर्ड आपका और आपका मॉनिटर है, वो सब चीजें आपकी क्या है, सब आपके ये हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, इंपॉर्टेंट चीज की, प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में अगर देखो तो क्या चीज दिख रही है आपको, एक दिख रही है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो आपको क्या दिख रहा है, कंट्रोल यूनिट। एक चीज समझ जाओ, आप सुनते हो ना हमेशा, क्या हम सुनते हैं, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी को पता होगा, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू किससे मिलकर बनता है, सीपीयू आपका बनता है कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू से, ठीक है। कंट्रोल यूनिट प्लस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनसे मिलकर क्या बनता है, इससे मिलकर आपका सीपीयू बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। देखो जितनी चीजें पढ़ाती चल रही हूँ यहाँ लिखा हुआ है, इसको हाँ बार बार इसीलिए लिख नहीं रही हूँ, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन चीजों को अच्छे से पढ़ते हुए चलो, मैं भी आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर अच्छे से सब जितनी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ बिना बोर हुए, बिना अच्छे से पढ़ते हुए चलोगे, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। शॉर्टकट ढूंढोगे कि अरे नहीं यार ये नहीं पढ़ना है, छोड़ो छोड़ो रहने दो, तो शॉर्टकट ढूंढेगा तो दिक्कत होगी। शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, बहुत पढ़ना है। हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, तो हार्डवेयर देखो आपका क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर में अगर देखें तो क्या क्या चीज है आपकी, मैंने बताया सीपीयू है, रैम है और आपका स्टोरेज, जो हार्ड डिस्क वगैरह आपके उसमें होती है आपके सीपीयू में, वो क्या है, आपकी हार्डवेयर होती है, ठीक है। कंप्यूटर में जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, आपके आउटपुट डिवाइस हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। मैं क्यों बार बार डेफिनेशन बता रही हूँ, कई बार आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा आपका हार्डवेयर नहीं है या हार्डवेयर है, और वहां आपसे होता माउस ना दिया हो, वहां सीधे क्या लिखा हो, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, उसके बाद कुछ और ऑप्शन हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी इनपुट डिवाइस हैं वो हमारी क्या है, हार्डवेयर है, जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं वो क्या है, हार्डवेयर है, जितनी भी स्टोरेज डिवाइस है वो सब क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। एएलयू का पूरा नाम क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये काम क्या करता है, ये आपका जितना मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिख ही रहा है, मैथिक लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैथ का जितना काम है, जोड़ना घटाना डिवीजन है, कुछ भी मैथ की प्रोसेसिंग होगी वो कौन करेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मैथमेटिकल ब्रेन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैथमेटिकल ब्रेन किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मैथमेटिकल ब्रेन कौन है, एएलयू है, ठीक है। कंप्यूटर का मैथमेटिकल ब्रेन कौन है, एएलयू है। आगे देख लो, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका दोस्तों, ये आपका है पूरा, ये आपका सीपीयू है। मैंने अभी आपको क्या बताया है पीछे, सीपीयू जो है वो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कैसे है, कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करेगा, अरिथमेटिक यूनिट के साथ इंटरलिंक होता है, और उसके बाद जब अरिथमेटिक यूनिट आपका जो उसको इनपुट दिया था, कुछ भी एडिशन वगैरह, कुछ भी सिंपल सा भी काम दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, यहाँ जाएगा और उसके बाद सब प्रोसेसिंग होने के बाद क्या करेगा, आउटपुट देगा, ठीक है। और जो आपका डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता रहता है, वो आपका मेमोरी में हमेशा स्टोर होता रहता है। इस फिगर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, बस मैं इसलिए दिखा रही थी कि फिगर देखने के बाद चीजें थोड़ा याद ज्यादा रहती हैं।
सीपीयू क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का प्रोसेसर माना जाता है। सीपीयू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीपीयू आपके पूरे कंप्यूटर के पार्ट में अगर बात की जाए, सीपीयू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीपीयू को 3 रूपों में होता है, एक एएलयू होता है, उसमें एक आपका मेमोरी यूनिट होता है और एक आपका कंट्रोल यूनिट होता है। मैंने पीछे फिगर में आपको दिखाया था, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और आपका क्या है? मेमोरी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपकी क्या है? सीपीयू की पार्ट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेमोरी यूनिट की। अगर मैं बहुत तेज पढ़ा रही होंगी तो कमेंट करके ही बता देना कि मैम आप बहुत तेज पढ़ाती हैं। मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर आपकी 20-25 जो भी मिनट की क्लास हो, एकदम इफेक्टिव हो, आपकी टू द पॉइंट बातें हो, कोई बकवास नहीं हो, जिससे कि आप बाद में भी वीडियोस देखो तो आपको ये ना लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। चीज़ें जल्दी जल्दी हमें निपटानी है और अच्छे से निपटानी है। अगर तेज लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको थोड़ा और डिटेल एनालिसिस कराती रहूंगी, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। मेमोरी यूनिट, लेकिन मैं कोशिश ये कर रही हूँ जितनी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो मैं बताती चल रही हूँ। मेमोरी यूनिट क्या है? जिसको कंप्यूटर का ही स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी का मतलब आपको पता है, अपने दिमाग में बोलते हैं ना, इसकी इतनी मेमोरी, इतना इसकी याददाश्त रखने की क्षमता इतनी ज्यादा है। तो मेमोरी क्या है? जितनी अच्छी मेमोरी उतना अच्छा कंप्यूटर काम करेगा। तो यही यहाँ भी है कि कंप्यूटर का स्टोरेज, जितना आपका डेटा है वो सब कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। मेमोरी क्या है? जिसमें डेटा इकट्ठा होता है। सीपीयू प्रत्येक बार अलग अलग मेमोरी का इस्तेमाल करता है, जैसे कि अनप्रोसेस्ड डेटा। अनप्रोसेस्ड डेटा जो है, जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, उस डेटा को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी, यानी कि जो रैम में रखा जाता है। ठीक है, और जो प्रोसेस्ड डेटा होते हैं आपके, उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम रोम में रखते हैं। जो यहाँ लिखा है द्वितीयक मेमोरी, इसका वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हो कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, वो वाली मेमोरी नहीं है। यहाँ पे ये है कि जो रैम होता है उसमें जो आपकी चीजें आती हैं वो कब आती हैं? जब अनप्रोसेस्ड डेटा जो है वो रैम में होता है, और जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वो आपका रोम में जाता है। ठीक है, दोनों आपकी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी ही होती है। रैम और रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो आपका रैम के अंदर डेटा होता है वो कौन सा होता है? जो अभी अनप्रोसेस्ड है। ठीक है, प्रोसेस नहीं हुआ है। जब प्रोसेस हो जाता है तब आपका वो रोम में होता है। ठीक है, चलो, जितने डेटा आपके प्रोसेस हो चुके होते हैं वो रोम में होते हैं। अब ये देख लो, ये क्या है दोस्तों? ये आपका है एक अस्थिर और गैर वाष्पशील, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आपने जरूर सुना होगा, इसको जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। हम बात कर लेते हैं क्या है जो गैर वाष्पशील मेमोरी है। ठीक है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। उसके उदाहरण क्या है? उसके उदाहरण आपके हैं फ्लैश मेमोरी, और क्या है आपकी है रोम, और आपकी प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। ये सब क्या है आपकी? ये आपकी गैर वाष्पशील मेमोरी है। ठीक है, अगर हम अस्थिर मेमोरी के बारे में बात करें, अस्थिर मेमोरी के उदाहरण क्या है? इसका एग्जाम्पल है ड्रैम और आपका एस रैम। देखो, ड्रैम क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसी का एक और पार्ट है, वो कौन सा है? एस रैम। एस रैम क्या होता है आपका? एस रैम आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये कौन सी है आपकी? ये नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? देखो, नॉन वॉलेटाइल का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर आपने सिस्टम में कोई चीज क्या की, सेव नहीं की है, तो वो क्या होती है? डिलीट हो जाती है, हट जाती है। लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल होता है वो क्या है? कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो जाएगा तो इसकी मेमोरी डिलीट नहीं होती है। वॉलेटाइल क्या है? जो रैम होता है, वहां क्या है आपका, जब आपका कंप्यूटर ऑफ होगा, शटडाउन हो जाएगा, तो क्या होगी? जो मेमोरी है वो आपकी डिलीट हो जाती है। लेकिन रोम में क्या होता है? रोम में आपका परमानेंट स्टोरेज रहता है। यहाँ पे क्या होती है? मेमोरी आपकी डिलीट नहीं होती है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा क्या बता रही हूं मैं। देखो, 2 तरह की आपकी मेमोरी होती है। आपको जब डेटा आप देते हो तो कुछ डेटा क्या होता है आपका? प्रोसेस होता है, और कुछ ऑलरेडी प्रोसेस हुआ रहता है। तो जो डेटा मैंने बताया प्रोसेस्ड होता है वो कहाँ जाता है? वो रैम में जाता है। और जो प्रोसेस हो चुका है वो कहाँ स्टोर होता है? रोम में होता है। अब जब रैम और रोम की बात होती है तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल की बात जरूर होती है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी है? वो वाली मेमोरी है कि जब आपका कंप्यूटर या पावर शट ऑफ हो तब क्या हो? सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं। वो आपकी कौन सी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी, या फिर उसे बोलते हैं अस्थिर। दिख भी रहा है, स्थिर नहीं है, अस्थिर मेमोरी। वो कौन सी होती है आपकी? वो आपकी रैम होती है। और रैम में आपके 2 तरह की रैम होती है। एक आपकी डायनेमिक रैम होती है जिसे हम डी रैम बोलते हैं, और एक आपकी कौन सी होती है? स्टैटिक रैम होती है जिसे आप
एस रैम बोलते हो। ऐसे ही जो मैंने बताया रोम होता है, रोम क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल है, गैर वाष्पशील है। ये कंप्यूटर जब शट भी डाउन हो जाएगा तब भी क्या होगी, इसके अंदर डेटा रिटेन रहता है, ठीक है। तो रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ये सब मेमोरी क्या है आपकी, गैर वाष्पशील है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर अभी तक कंप्यूटर आप पढ़ रहे हो तो ये इतनी बेसिक सी चीज है कि आप सभी को जरूर पता होगा। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि कंप्यूटर की क्या है, जो कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसमें क्या है, किसी भी डेटा या प्रोग्राम को कितनी बार भी पढ़कर डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। रैम दो प्रकार की होती है, एक आपकी स्टैटिक रैम होती है और एक आपकी मैंने बताया कौन सी है, डायनेमिक रैम है, ठीक है। दो तरह की आपकी रैम होती हैं। अगर स्टैटिक रैम की बात कर लें तो स्टैटिक रैम में क्या दिख रहा है कि 6 ट्रांजिस्टर आपके हैं, ठीक है। स्टैटिक रैम में आपके क्या है, 6 ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं। और डायनेमिक रैम जो होती है, डायनेमिक रैम में क्या होता है, ट्रांजिस्टर के साथ साथ आपका कैपेसिटर भी होता है, ठीक। लेकिन आपको इतना ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस रैम में क्या होता है वो जान जाओ। स्टैटिक रैम है और डायनेमिक रैम है, इतना ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर नहीं पूछा जाएगा। रैम, रोम की फुल फॉर्म अगर हम बात कर लें, रैम की तो बता दी मैंने, अब रोम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। ये किस प्रकार की मेमोरी होती है, जिसमें डेटा को प्री रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसमें स्टोर किया हुआ डेटा मैंने क्या बताया अभी आपको कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी वो रिटेन रखता है, उसको आप तब भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे जो मैंने आपको पीछे बताए थे ना, रोम के ढेर सारे फॉर्म, प्रोम बताया था, ई प्रोम बताया था, उसी का फुल फॉर्म बताया है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं ई प्रोम, ई प्रोम क्या होता है आपका, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ई प्रोम है, ये क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्या है आपका, ई प्रोम है, ठीक है। ई प्रोम क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बस दो चीजों में कंफ्यूजन होती है, वही यहाँ पे लिखी है। एक ई प्रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा क्या है, ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। चलो आगे देख लो, रैम और रोम में प्रमुख अंतर। तो रैम और रोम में प्रमुख अंतर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल है। अब आपको क्या करना है, जब स्लाइड आपको दिखेगी, जिस समय अभी अब आप पढ़ोगे तो आपको स्लाइड दिखेगी, तुरंत क्या करना, आपको यहाँ वीडियो को पॉज करना है और आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी तक वीडियो में आपको यही बता रही थी। आपको खुद से क्या करना है, जिससे कि आपको पता चलेगा वीडियो में हमने कितनी चीजें पढ़ी, वो रिटेन है कि अभी ही गायब हो गई। रैम का फुल फॉर्म लिखोगे पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे रोम का फुल फॉर्म, दूसरे पॉइंट पे बताओगे कौन सी वॉलेटाइल है और कौन सी नॉन वॉलेटाइल है, क्या मतलब होता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का, वो लिखोगे आप। रैम के जो पार्ट्स हैं वो लिखोगे, यहाँ पे जो रोम के पार्ट्स हैं वो लिखोगे विद फुल फॉर्म। इतने 4-5 पॉइंट लिख लोगे, इसका मतलब अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो क्लियर हो गई। वीडियो के साथ देखो, ये काम करते चलोगे तभी आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। आगे देख लो नेक्स्ट, इसके बाद कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट का कार्य विशेष रूप से कंप्यूटर के सभी वर्ग को नियंत्रित करना है, ठीक है। इसी वजह से इसको कंट्रोल यूनिट नाम दिया गया। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, अपने नियंत्रण में रखना। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है वो क्या करेगी, कंप्यूटर के सभी कामों को क्या करेगी, अपने नियंत्रण में रखेगी, कंट्रोल में रखेगी। इसको अगर सिंपल भाषा में सीपीयू का मैनेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को, सीपीयू का मैनेजर। अगर आपसे पूछा जाए सीपीयू का मैनेजर कौन है, तो सीपीयू का मैनेजर कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यूजर्स के माध्यम से दिए गए डेटा और निर्देश को पूर्णतः वो क्या करता है, नियंत्रित करता रहता है, ठीक है। जो भी आप कमांड देते हो, जो भी चीजें आप करते हो, वो कंट्रोल यूनिट अपने कंट्रोल के माध्यम से आगे काम को करता रहता है, ठीक है। इसका वर्क जो है क्या लिखा है, निर्देश को पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है और आपका कंट्रोल करना। यही कार्य कंट्रोल को क्या बनाता है, निर्देशक बनाता है, ठीक है। डायरेक्टर मेन जो होता है वो कौन होता है, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। आगे देख लो,
अब मैं किस पे आ गई आपकी, अब आपकी सारी जनरेशन्स पे आ गए, ठीक है। तो जनरेशन में थोड़ी सी हम डिटेल यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी, हल्की सी ब्रीफिंग दे दूं, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि वैक्यूम किस में यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर किस में यूज हुए, आपका जो अभी प्रेजेंट डे में चल रहा है वो कौन सी जनरेशन है, थोड़ी सी जनरेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखो फर्स्ट जनरेशन जो आपकी थी वो कब से थी, 1940 से 1950s के बीच में थी, और इस समय जिसका हम प्रयोग कर रहे थे अपने कंप्यूटर में वो क्या चीजें थी, वैक्यूम ट्यूब्स थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड उनको बनाया जा रहा था। लेकिन जब देखा गया कि जो वैक्यूम ट्यूब है उसकी वजह से कंप्यूटर क्या हो रहा है, बहुत बड़े बड़े साइज के हो रहे हैं, तो सेकेंड जनरेशन हमारी आई। सेकेंड जनरेशन 1950 से आपकी 1960s में रही। उसमें क्या किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अभी भी वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर जब यूज हुआ तो कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ, स्पीड वगैरह बढ़ी, लेकिन अभी भी देखा गया कि अभी भी उतनी एफिशिएंसी नहीं है कंप्यूटर में। तो हमने क्या किया, थर्ड जनरेशन में हम आए, और थर्ड जनरेशन जो आपकी 60 से 70s में चली, इसमें किसका यूज किया गया, इसमें आईसी का यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया। जो आईसीज होती है ना, एक आईसी में, जो आपकी एक आईसी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ, ढेर सारे आपके क्या लगे होते हैं, ढेर सारे आपके ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। ढेर सारे ट्रांजिस्टर होते हैं आपके किसमें, आपके आईसी में, ठीक है। अभी भी आईसी के बाद भी ये हुआ कि नहीं, अभी भी आईसी से आप अगर देखोगे तो आईसी से जब आईसी का इंप्लीमेंटेशन हुआ कंप्यूटर में, कंप्यूटर का साइज, एफिशिएंसी सब बहुत इंप्रूव हुई। लेकिन टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है, आपको पता है टेक्नोलॉजी का मतलब वो आपकी इंप्रूव ही होती रहती है। तो हम क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन पे आए, और फोर्थ जनरेशन पे हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया, आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हो गया। फिफ्थ जनरेशन जो अभी की जनरेशन आपकी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है इस समय चैट जीपीटी से लेकर सभी चीज क्या है आपकी, सभी चीज आपकी काम कर रही हैं। अभी इस समय चैट जीपीटी है, जेमिनी है, सब एआई से। अब एआई से आप कुछ भी कर दे रहे हो, कुछ भी जो आपको बनाना है, जैसी फोटोज देखो, अभी बीच में तो बहुत ज्यादा चल रहा था, फोटोज का एक ट्रेंड ही आ गया था कि हर कोई अपनी एआई से फोटो बनाने में लगा हुआ था। कहीं जाओ चाहे ना जाओ, लिख दो कि स्विट्जरलैंड का ऐसा ऐसा व्यू आ जाए और मैं वहां खड़ा हूँ, इस चीज के साथ खड़ा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, फूलों में घूम रहा हूँ, बगीचे में घूम रहा हूँ, वो सब क्या है आपका एआई अब कर दे रहा है। तो जो आप सोचते थे वो सब अब एआई के टाइम पे हो रहा है। तो इस समय जो प्रेजेंट हमारी है वो क्या है, फिफ्थ जनरेशन चल रही है, और वो हमारी एआई की है, ठीक है। तो ये सारी जनरेशन एक बार देख लो। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, ठीक है। जो आपकी ढेर सारी आईसीज थी उसमें क्या थे, ढेर सारे आपके ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो गया। फिर उसके बाद कौन आया, माइक्रो प्रोसेसर आए, और अभी क्या है हमारे यहाँ फिफ्थ जनरेशन जो चल रही है वो किसकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जनरेशन जो है कंप्यूटर की, थोड़ी सी पढ़ा ही देती हूँ, अगली क्लास क्या कहते हैं उसमें कम चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने क्या बताया आपको, पहली पीढ़ी जो थी 1940 से 56 तक चली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपको, कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन का नाम आते ही उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होना शुरू हो गया था, ठीक है। और इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या था, बहुत बड़े होते थे, मैंने बताया ना आपको, वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे। दूसरी चीज क्या है, बिजली बहुत ज्यादा यूज होती थी। अभी देखो आपके घर में लैपटॉप होगा या सिस्टम मान लो कंप्यूटर होगा, तो आपने देखा होगा इतनी ज्यादा बिजली की खपत नहीं होती है, और जितने ज्यादा एफिशिएंट अब आती जा रही है चीजें, उतनी क्या है बिजली कम यूज हो रही है। तो बिजली की खपत बहुत होती थी। अगर हम बात कर ले इसका उदाहरण की, तो इसका एक है इनियाक। इनियाक का फुल फॉर्म क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इनियाक का फुल फॉर्म है। थोड़ा फुल फॉर्म में इसलिए बता देती हूँ, वैसे तो इतना फुल फॉर्म इस समय नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ परीक्षा का पता नहीं है कब क्या चीज पूछ भी सकते हैं। तो इनियाक का फुल फॉर्म याद रखना, और बाकी जितने मैंने फुल फॉर्म पीछे बताया वो सब भी याद रखना। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी देख लो, इसमें क्या है 1956 से 63 है। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, ठीक है। ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर ने किसका स्थान ले लिया, वैक्यूम ट्यूब का। इसका उदाहरण कौन है, IBM 7094 कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का उदाहरण है। आगे देख लो, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी 64 से 71 तक जो चली, इसमें हमने किसका प्रयोग किया, आईसी का यूज किया, एकीकृत सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का हमने प्रयोग किया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया। इसका उदाहरण क्या है, IBM 360 इस पीढ़ी का उल्लेखनीय उदाहरण है, थर्ड जनरेशन का। आगे देख लो, फोर्थ में क्या लिखा है मैंने, 1971 से जो वर्तमान तक चल रहा था आपका, वो क्या था, फोर्थ जनरेशन था। तो चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया हमने,
माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, जिससे आपका क्या हुआ, जो पर्सनल कंप्यूटर आपके चल रहे हैं ना, जो पीसीज आपके हैं, वो क्या है आपका इसी के इंप्लीमेंटेशन के बाद यूज हुए। ठीक है, तो आपकी जो चौथी पीढ़ी थी, पर्सनल कंप्यूटर आपके ढेर सारे आए, उसमें किसका यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। और इसमें अगर देख लो तो इंटेल 4004 चिप, ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यही माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम था क्या था, इंटेल 4004 था। उसके बाद एप्पल मैकिन्टोश और आपका आईबीएम पीसी, ये सब क्या थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे आपकी 4th जनरेशन में। इन सबका उस समय नाम आपने सुना होगा शायद। जब ये आए थे तो अपनी जनरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर थे। 5वीं पीढ़ी जो अभी चल रही है वो किस पे है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझ में आता होगा आपको क्या, कि आपको अपना दिमाग नहीं यूज करना है, आपको क्या करना है, खाली कंप्यूटर को कमांड देना है और सब बताता रहेगा। जैसे कि आपको पता है चैट जीपीटी है आपके, जैसे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहते हो। अभी तो कितनी ढेर सारी रील्स भी आती हैं, लोग फोटो वगैरह तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ दिखाते नहीं है कि उससे कुछ भी कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि बताओ क्या कहते हैं, खाना क्या बनाया जाए, हम लोग आज सब्जी क्या बनाए, मेरे पास ये कंटेंट है, बनाओ। मतलब मम्मी लोगों को तो अगर सिखा दो तो यही समय चल रहा है कि चैट जीपीटी से पूछती है कि आज आलू मटर और ये सब रखा हुआ है, बताओ क्या खाना बन सकता है, तो चैट जीपीटी ढेर सारे ऑप्शन देता है। समझ में आई? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी प्रयोग हो रहा है, वो तो एक मजाक की बात थी। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो आपको भी अपग्रेड होना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ जरूर, और इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए अपनी लाइफ में भी। कई चीजों में अगर आपकी भी हेल्प हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, तो उसको कोशिश करो कि इंप्लीमेंट करो। और अभी भी इसी में बहुत चांसेस है और ज्यादा मतलब इंप्रूवमेंट होने के, अभी इसमें और इंप्रूवमेंट हो रही है और यही होती रहेगी। तो अभी जो जनरेशन चल रही है आपकी, वो कौन सी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चल रही है। अब ये जो चीजें आपकी दिख रही हैं आपको एबेकस वाली, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में इसको हम लोग करेंगे। आज क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो बस आपको क्या करना है, आपको मेरा साथ देना है। उसके लिए वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है हिंदी की आपकी, वहां जाकर हिंदी का कंटेंट देखना शुरू कर दो और चीजों को जल्दी जल्दी मेरे साथ खत्म करते चलो। मैं आगे कंटेंट पढ़ाती चलूंगी, आप पीछे रिवाइज करते चलोगे। ठीक है, लास्ट के चक्कर में मत पढ़ना कि लास्ट में कोई मैराथन वीडियो आएंगी वो हम उसको देख के सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। लास्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़ना, अभी चीजें पढ़ते रहो। नहीं तो सब लोग क्या सोचते हैं, लास्ट में जब 5 दिन मैराथन वीडियो देख लेंगे तो उससे कुछ हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम में जाके और खाली कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरी बात मानो, मैं अभी एग्जाम देती हूँ आपकी तरह ही, अभी पीसीएस का एग्जाम दिया, तो मैं आपको जो गाइड करूंगी वो शायद अपने एक्सपीरियंस पे ही गाइड करती हूँ। उन चीजों को मानो, बिलीव करो और पढ़ाई की तैयारी बहुत अच्छे से करो। धन्यवाद।